स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, हमने पिछली हिंदी की कक्षा में आपका जो पाठ किया था व्याकरण से नुक्ता, और आज हम पाठ 4 करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग में हम अभी तक बच्चों पिछली कक्षा में भी पढ़ा है हमने कि उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दान जो शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए अर्थ का निर्माण करें उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आइए वही आज हम फिर दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि देखिए, उप जमा सर्ग। उप का क्या अर्थ होता है? पास या निकट। और सर्ग का क्या अर्थ होता है? रचना या निर्माण। अब उसने आपको कुछ शब्द दिए हैं सामने, देखो नीति, और उसके आगे उपसर्ग लगा दिया है अ, तो अ जमा नीति क्या बन गया? अनीति। नीति होता है किस नियम पूर्वक काम करना। जब हमने अ लगा दिया तो अनीति, यानी कि आपका जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसे ही देखो पुत्र, पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा। लेकिन जब हम उसके साथ उपसर्ग लगा देंगे सु, तो सु के साथ हमने जब शब्द बनाया तो उसका मतलब होगा सुपुत्र, यानी बहुत अच्छा आज्ञाकारी पुत्र ना। इसी तरह आपको उसने शब्द दिए हैं और उसके साथ आपको बताया है कि उपसर्ग लगने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, और जुड़ने से जो नए शब्दों के निर्माण के साथ साथ अर्थ में परिवर्तन हो रहा हो, ये ही उपसर्ग हैं। वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये है आपकी परिभाषा। और अब वो कहता है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग की क्या है? 4 भेद बता रहा है आपको, संस्कृत के, उर्दू, हिंदी के, और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब वो क्या है, आपको क्या बता रहा है कि ये जो संस्कृत हिंदी में जो हमारे उपसर्ग है ना बेटा, इनका अर्थ होता है अलग अलग। तो जब वो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उनमें अर्थ परिवर्तन कैसे होता है। देखिए बेटा, संस्कृत के उपसर्ग आपको दिए हैं अ, जिसका अर्थ है निषेध। निषेध है ना। अब उदाहरण दिया है उसने अज्ञात, अनीति, असत्य, असम, अनाम, अज्ञान, है ना। देखो, ज्ञात क्या होता है? हम जानने वाला। जब हमने अ उसके साथ उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ बदल गया अज्ञात, यानी अनजान। नीति यानी नियम पूर्वक काम होता है, नीति से काम कीजिए। आ लगाते ही अनीति, उसका अर्थ बदल गया। सत्य यानी सच बोलना, और अ लगाते ही क्या बन गया? असत्य। तो हो गया ना शब्द में भी परिवर्तन। तो ये हमारे संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं जिन्हें हमें अर्थ के साथ समझना होगा, और ये भी जानना होगा कि इनके शब्द के साथ जुड़ने से उसका क्या अर्थ होता है। इसी तरह हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं बेटा, इनके भी अर्थ हमें समझने होंगे, और फिर उनको शब्द के साथ लगाकर उदाहरण के तौर पर समझना होगा कि उनका क्या अर्थ बनता है। जैसे हिंदी के में भी अ, अन, अद, उन, उ, क, उर, पर, नि, भर, स, सु, बिन, चो, उ। अब इनके देखो अर्थ भी हमें सामने दिए गए हैं। अ का अभाव, अन का निषेध, अध का आधा, ये हमें याद रखने होते हैं, जिसके आधार पर जब हम शब्द के आगे इनका प्रयोग करते हैं तो उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही बेटा हमारे ये उर्दू के उपसर्ग हैं बे, कम, गैर, ना, बद, एन, खुश, अल, सर, हम, और इनके भी हमें अर्थ को समझना होगा, तभी हम किसी शब्द के साथ इनको लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ बिना, इसका अर्थ है बे का बिना, हम यानी हम सब। अगर मैं इसके आगे बे के साथ रहम, रहम शब्द है, रहम का मतलब होता है किसी पर दया करना ना। अगर मैं उसके आगे बे लगा दूँ, बेरहम यानी निर्दयी हो गया ना। अगला देखो, उसने दिया बेईमान। अगर बे को उपसर्ग को अलग कर दें और ईमान को अलग करें तो ईमान का क्या अर्थ होता है बेटे? ईमान होता है ना कि ईमानदारी, जैसे मेरा ईमान है, ये मैं इस पे अड़ी हूँ। अगर हम उसके सामने लगा दें कि बे लगा दिया तो उसका अर्थ ही बदल गया। देखो क्या बन गया? बेईमान। यानी उपसर्ग जो हैं आपके शब्द, उनका भी अर्थ है और जो शब्द है उसका भी एक अर्थ है। दोनों को मिलाकर जब उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया तो वो हमारे उपसर्ग हैं। इसी प्रकार हमारे पास उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय हैं। इनके अंदर भी हमें शब्द दिए हैं और इनके अर्थ में परिवर्तन है। जैसे अंतः, अंतर, भीतर, अधस, नीचे, पूरा, प्राचीन, पुनः, फिर, बहिर, बाहर, सह, साथ, सतह, अच्छा, चिर, बहुत, तिरस, हीन या बुरा। ये हमारे अर्थ हैं उपसर्गों के। जो अव्यय हैं हमारे, उनके अर्थ हैं, और उन्होंने जो है उसके बाद शब्दों में उसको जोड़कर अंतर को स्पष्ट किया है।
बच्चों ये हमारे उपसर्ग थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग पिछली कक्षा में भी हमने किए थे। तो अब इनको हम एक बार याद करो, मैं आपको दूंगी तो आप इन्हें याद करोगे और कार्यपुस्तिका में लिखोगे।